डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 और 10 में आज हम सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट में अर्थशास्त्र के सेक्शन में जो आपका चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 है आपका चैप्टर 1 कौन सा है? विकास। ठीक है, विकास के बारे में अध्ययन हम कर रहे थे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकेंड है, ठीक है, उसके हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आज अध्ययन करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के लिए भी। कह रहा है क्या विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? आप जानते हो विश्व बैंक क्या है? तो विश्व बैंक की स्थापना आप जानते हो सन 1945 में की गई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था कि विश्व में जो युद्ध हुए थे उससे जो विनाश हुआ था, ठीक है, तो देशों को पुनर्स्थापित होने में मदद करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। मतलब देशों की पुनः स्थापना करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी ताकि जो विश्व में जो विनाश हुआ, जो जन और धन की हानि हुई, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसको सहायता करने के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। लेकिन वर्तमान में विश्व बैंक अपने अपने कार्यों का बहुत ज्यादा विस्तार कर लिया है और विश्व बैंक ही ये निर्धारित करता है कि कौन सा देश जो है वो समृद्ध है अर्थात धनी है और कौन सा निर्धन है, कौन विकासशील है, कौन विकसित है और कौन अविकसित है। ठीक है, इन सब बातों का निर्धारण विश्व बैंक करता है। लेकिन विश्व बैंक किस प्रकार से इस बात का निर्धारण करता है कि कोई देश संपन्न है या कोई देश निर्धन है, इसको वो कैसे निर्धारित करता है? ठीक है, तो जो विश्व बैंक जो है सबसे बड़ा फैक्टर लेता है प्रति व्यक्ति आय को। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या? हर एक आदमी की अपनी खुद की इनकम आय, वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। तो जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, अर्थात जिस देश में हर एक आदमी दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में धन कमाता है, पैसा कमाता है, ठीक है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होती है, ऐसे देशों को विश्व बैंक संपन्न समृद्ध देशों में गिनता है। और जिन देशों के में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, अर्थात जिस देश के नागरिक जो है वो हर एक नागरिक जो है वो कम मात्रा में धन कमा पाते हैं, निम्न रूप से धन कमाते हैं, ऐसे देशों को विश्व बैंक निर्धन देशों की श्रेणी में रखता है। तो संपन्न देशों की श्रेणी में आने के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए और निर्धन देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए, ये विश्व विकास रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, बताती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि विश्व बैंक जो है वो किस प्रकार से इस बात का वर्गीकरण करती है ना, किस प्रकार से इस बात का वर्गीकरण करती है कि कोई देश जो है वो संपन्न है अथवा निर्धन है। तो कह रहा है क्या कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए, यहाँ पर जाति या धर्म के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर देशों का वर्गीकरण का मतलब है। तो यहाँ पर विश्व बैंक का वर्गीकरण मतलब क्या है कि देशों का वर्गीकरण, कि कौन से देश संपन्न देश है, कौन से देश औसत है, कौन से देश निर्धन देशों की श्रेणी में आते हैं, इस बात का वर्गीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। तो कह रहा है विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है और इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो वे सीमाएं क्या हैं ये बताना है। देखो, विश्व बैंक जो है वो विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए, अर्थात कौन से देश संपन्न है, कौन से औसत है, कौन से निर्धन है, इस बात का वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक प्रति व्यक्ति आय के मापदंड का प्रयोग करता है। ठीक है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की अपनी सीमाएं हैं, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड की अपनी सीमाएं भी हैं। ठीक है,
क्योंकि प्रति व्यक्ति आय इस बात का पूरी तरीके से निर्धारण नहीं करता है कि कोई देश संपन्न है या कोई देश निर्धन है। इस बात का पूरी तरीके से वो निर्धारण नहीं करता है। कारण क्या है कि हो सकता है कि अगर किसी देश में वो संपन्न है तो एक व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा हो सकती है और उसी देश की आय एक व्यक्ति की आय बहुत ही कम भी हो सकती है। स्वाभाविक बात है, जैसे आपने अमेरिका में ले लीजिए, ठीक है, तो अमेरिका में बिल गेट्स भी रहते हैं और अमेरिका में मजदूर वर्ग भी होता है। तो बिल गेट्स की आय बहुत ज्यादा है, एक दिन में वो बहुत ज्यादा कमा लेते हैं, है ना, लेकिन अमेरिका का एक मजदूर होगा वो उनकी अपेक्षा सोचो कितना कम कमाता होगा, ठीक है। तो ये जो है संपन्नता की स्वाभाविक निशानी नहीं है, स्वाभाविक प्रमाण नहीं है, ठीक है। समझ बात क्या मैंने कहा कि एक संपन्न देश में भी अर्थात आप जब अनुमान लगाते हैं कि संपन्न देश कौन से हो सकते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन, ठीक है, ये नाम, इन देशों के नाम आपके दिमाग में आते हैं और आप सोचते हो कि ये देश बहुत ज्यादा संपन्न है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में भी गरीब लोग होते हैं और उनकी आय भी कम होती है अन्य संपन्न लोगों की अपेक्षा। ऐसे आप इंडिया में ले लीजिए, चलो वहां की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन की बात आपको समझ नहीं आ रही है तो आप अपने भारत को ले लीजिए, ठीक है, आप अपने भारत को ले लीजिए। अपने भारत में भी एक व्यक्ति हो सकता है कि एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहा हो और भारत का एक मजदूर मात्र 300 रुपये कमा रहा है ना। आप अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले लीजिए तो वो एक दिन में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एक दिन में उनकी आय जो वो करोड़ रुपए से ज्यादा है और एक मजदूर यहाँ पर केवल 300 रुपये कमा रहा है। व्यक्ति वो भी है, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी वो भी एक व्यक्ति है और एक मजदूर भी व्यक्ति है। जब प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाएगी तो सबकी इनकम जोड़ी जाएगी, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो औसत आय होती है ना, प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो औसत आय होती है। समझ बात, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया कि एक देश में 5 लोग रहते हैं, एक देश में 5 लोग रहते हैं, ठीक है। एक देश में कुल कितने लोग रहते हैं? 5 लोग रहते हैं, ठीक है। तो देश की जनसंख्या कितनी हो गई? देश की जनसंख्या कितनी हो गई? देश की जनसंख्या कितनी हो गई? देश की जनसंख्या हो गई 5, ठीक है। और ये 5 लोग कितने कमा रहे हैं? मान लिया पहला आदमी कमा रहा है 200 रुपए, ठीक है, और दूसरा आदमी कमा रहा है 100 रुपए कमा रहा है, तीसरा आदमी कमा रहा है 400 रुपए कमा रहा है, ठीक है, चौथा आदमी 1000 रुपए कमा रहा है और 5वां आदमी जो है वो 20,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। तो पूरे देश की जो आय हो गई वो कितनी हो गई? आप जोड़ लीजिए, ठीक है, आप जोड़ लीजिए तो कितनी हो गई? 2 1 3 4 700 1700 और मतलब 21,700 रुपए हो गई, ठीक है, 21,700 रुपए हो गई। लेकिन अगर 21,700 को आप प्रति व्यक्ति आय निकालोगे तो आप जानते हो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है कि देश की कुल आय बटे कुल जनसंख्या। देश की कुल आय कितनी है? 21,700 रुपए। इसको 5 से अगर आप डिवाइड करते हो, इसको अगर 5 से आप डिवाइड करते हो कितना होता है? 5 × 5 5 × 20 5 × 15 और बची कितने? 20 5 × 20 और कितना? तो एक व्यक्ति की आय औसत आय जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी निकली? 4,340 रुपए निकली, 4,340 रुपए निकली। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो प्रति व्यक्ति आय है एक उस देश की वो कितनी है बताओ? 4,340 रुपए। तो हम तो यही अनुमान लगाएंगे कि उस देश का कि अगर किसी देश की आय 4,340 रुपए है तो इसका मतलब क्या है? हम ये अनुमान लगाएंगे कि उस देश का हर एक नागरिक जो है वो एक महीने में 4,340 रुपए कमा रहा है, लेकिन है ना, एक दिन में कमा रहा है।
एक दिन में 4,304 रुपये कमा रहा है, ठीक है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि कोई व्यक्ति जो है वो 20,000 कमा रहा है एक दिन में है, कोई व्यक्ति 1,000 कमा रहा है, और कोई व्यक्ति जो है वो केवल मात्र 100 रुपये कमा रहा है ना। तो जो प्रति व्यक्ति आय है वो देशों का संपन्नता के क्षेत्र में, धनी होने के क्षेत्र में, संपन्नता के क्षेत्र में, है ना, संपन्नता को मापने का सही वर्गीकरण नहीं है, ये हम जानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इससे अच्छा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है ना। मतलब किसी देश की संपन्नता को जांचने के लिए, किसी देशों का वर्गीकरण करने के लिए इससे ज्यादा अच्छा कोई उपाय दूसरा भी नहीं है, ठीक है। तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का उपयोग करता है, और इस मापदंड की अगर कोई सीमाएं हैं तो ये सीमाएं क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, विश्व बैंक जो है वो विभिन्न देशों का वर्गीकरण करने के लिए प्रति व्यक्ति आय के मापदंड को अपनाता है, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड को अपनाता है, और प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। मतलब प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है, औसत आय, कि एक आदमी एक देश में औसतन कितना पैसा, कितना धन कमाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो देशों का वर्गीकरण करने के लिए एक महत्वपूर्ण मापदंड तो है, लेकिन साथ साथ में प्रति व्यक्ति आय जो है वो एक दोषपूर्ण मापदंड भी है, क्योंकि यह देशों का बिल्कुल सटीक वर्णन नहीं करता है, संपन्नता का सटीक वर्णन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि उसी देश में एक व्यक्ति 20,000 रुपये में कमा रहा है, और हो सकता है कि उसी देश में एक व्यक्ति जो है वो केवल 100 रुपये कमा रहा है, ठीक है। लेकिन जब औसत निकाला जाएगा तो सबकी आय जोड़ी जाएगी, है ना। तो ये एक दोषपूर्ण तरीका है। फिलहाल विश्व बैंक जो है वो देशों का वर्गीकरण जो है वो किस आधार पर करता है, प्रति व्यक्ति आय को लेकर के। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि विश्व विकास रिपोर्ट जो है ना, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार सन 2016 में ये बताया कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय है ना $12,236, ठीक है, कि जिन देशों की, मतलब समझ बात, कि विश्व बैंक ने बताया, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट ने इस बात को बताया, इस बात को कहा कि सन 2016 में जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,236, अर्थात जिन देशों के लोग, है ना, औसतन $12,236 कमाते हैं, वे देश जो है वो संपन्न देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं। मेरी बात सुनाई, फिर से आप जान लीजिए। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार सन 2016 में जिन देशों की औसत आय, अर्थात जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय $12,236 थी, ठीक है, उन्हें संपन्न देशों की श्रेणी में गिना जाता है। उन्हें संपन्न अर्थात धनी देशों की श्रेणी में गिना जाता है। और जिन देशों की औसत आय सन 2016 में विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जिन देशों की औसत आय $1,005, है ना, औसत आय $1,005 औसत आय थी, उन्हें निम्न आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात उन्हें निर्धन देशों की श्रेणी में रखा जाता है। समझिए बात। लेकिन भैया एक बात और जान लीजिए कि जो प्रति व्यक्ति आय है, जैसे मैंने बताया, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वह देशों के वर्गीकरण करने के लिए मापदंड का सटीक तरीका नहीं है, है ना। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की अपनी क्या है, अपनी सीमाएं हैं, एक लिमिटेशन है ना। इसलिए वो
संपन्नता की सही निशानी नहीं है। संपन्न देशों का सही तरीके से या निर्धन देशों का सही तरीके से वर्णन नहीं करता है, क्योंकि एक निर्धन देश में भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो $10,000 एक दिन में कमा रहा हो, और उसी निर्धन देश में हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है उसको $10 भी औसतन कमाना मुश्किल हो रहा हो, है ना। आप एक बहुत गरीब देश का नाम ले लीजिए, आप एक बहुत ही गरीब देश का नाम ले लीजिए। मान लिया आपके दिमाग में एक गरीब देश का नाम जो है एक देश आता है, मान लिया आप बांग्लादेश को ही ले लीजिए, ठीक है। तो हो सकता है कि बांग्लादेश का एक व्यक्ति जो है वो एक दिन में $10,000 कमा रहा हो, और बांग्लादेश में वहीं पर ही एक दूसरा व्यक्ति जो है वो $10 भी नहीं कमा पा रहा हो। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो संपन्नता की सही निशानी या सही मापदंड नहीं होता है, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं, और वे सीमाएं क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कह रहा है क्या कि प्रति व्यक्ति आय जो है ना, प्रति व्यक्ति आय जो है वह, है ना, आय के वितरण के बारे में सही जानकारी नहीं देता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है ना, प्रति व्यक्ति आय भाई एक देश में जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है, अपने यहाँ भारत में जनसंख्या लगभग 1,40 करोड़ है, ठीक है। तो क्या विश्व बैंक के पिताजी लिया जाए तो भी 1,40 करोड़ लोगों की अलग अलग प्रति व्यक्ति आय की गणना नहीं कर सकती है, कि सब आदमी का, सब व्यक्तियों का रिकॉर्ड वो अपने पास नहीं इकट्ठा कर सकती है कि महेश कितने कमा रहे हैं, सुरेश कितने कमा रहे हैं, ठीक है। सब लोगों की आय का विवरण प्राप्त करना और उनकी लेखी जोखी को रख पाना बहुत ही कठिन काम है। इसलिए सबसे पहले तरीका क्या अपनाते हैं, प्रति व्यक्ति आय, देश की कुल आय को जनसंख्या से भाग कर लिया, जितना निकला उतना वहाँ का व्यक्ति कमाता है, तो प्रति व्यक्ति आय का ही वो सहारा लेते हैं, ठीक है। लेकिन गरीब देश का व्यक्ति भी जो है वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में एक व्यक्ति कमा रहा हो और एक व्यक्ति बहुत ही कम कमा रहा हो, तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो देशों की संपन्नता का सही मापदंड प्रस्तुत नहीं करता है, इसकी अपनी सीमाएं हैं, है ना। तो वही कह रहा है क्या कि इस मापदंड की अपनी सीमाएं हैं, प्रति व्यक्ति आय के मापदंड की अपनी सीमाएं हैं, और वो सीमाएं कौन सी हैं आइए जान लेते हैं, है ना। कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े हैं वो आय के वितरण की सही जानकारी नहीं देते हैं, है ना। क्यों नहीं देते, क्योंकि एक व्यक्ति में हो सकता है एक देश में एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में धन कमा रहा हो सकता है, और उसी देश में ही एक व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में धन कमा रहा हो सकता है। एक तो कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है मतलब अधिक प्रति व्यक्ति आय का होना जन कल्याण का प्रतीक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक देश में प्रति व्यक्ति आय तो बहुत ज्यादा है, उस देश में, है ना, एक व्यक्ति औसतन बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वो जनता की भलाई के लिए खर्च भी कर रहा हो, है ना, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रति व्यक्ति आय जो वो संपन्नता की सही निशानी नहीं है, सही प्रमाण नहीं है, सही मापदंड नहीं है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है कि प्रति व्यक्ति आय के बहुत ज्यादा मतलब अत्यधिक होने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि उस देश के कुछ नागरिक बहुत अमीर हो सकते हैं और कुछ नागरिक बहुत गरीब हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका को आप ले लीजिए, तो अमेरिका के में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, लगभग $50,000 के लगभग। अपने यहाँ इंडिया में लगभग केवल $1,300 है औसत आय, और अमेरिका में $50,000 है, ठीक है। तो ये आवश्यक नहीं है कि वहां की प्रति व्यक्ति आय $50,000 है तो सभी लोग $50,000 ही कमा रहे हैं, सभी लोग संपन्न हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि उसी संपन्न देश में एक व्यक्ति $50,000 कमा रहा हो, और हो सकता है कि उसी देश में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो $50,000 भी कमा नहीं पा रहे हो। तो कुछ लोग संपन्न देशों में भी, कुछ लोग बहुत धनी हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ही निर्धन भी हो सकते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो देशों का वर्गीकरण करने के लिए सही मापदंड नहीं है, इसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए आप चैप्टर 1 विकास चैप्टर से
आप NCERT जोन्स में जाकर के, है ना, इस वाले प्रश्न नंबर 2 का आप अध्ययन बुक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न का वर्णन हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।